गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं वितान के का लेसन अतीत में दबे पाँव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। अतीत में दबे पाँव, इसके लेखक ओम थानवी ने इस पाठ में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता से पाठकों को परिचित कराया है। यह ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिलाजुला रूप है। तो ओम थानवी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इनका लेखक परिचय में साहित्य, कला, सिनेमा तथा पुरातत्व जैसे विषयों में प्रख्यात ओम थानवी का जन्म वर्ष 1957 में फलोदी, जोधपुर, राजस्थान में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर में हुई तथा राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन से एम.कॉम किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव तथा वर्ष 1980 से 1989 तक राजस्थान पत्रिका में कार्यरत रहे, परंतु इतवारी पत्रिका के संपादन ने इन्हें साप्ताहिक पत्रिकाओं में प्रतिष्ठा दिलाई। इन्होंने वास्तुकला, साहित्य, पुरातत्व कला तथा पर्यावरण के साथ साथ 80 के दशक के सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार रूप में लिखा। इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में दैनिक जनसत्ता दिल्ली व कलकत्ता के संस्करणों के संपादक के रूप में अपना दायित्व संभाला और आज भी वह इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत है। तो आइए देखते हैं अतीत में दबे पाँव इस पाठ के विषय में। तो ओम थानवी जो अब तक की जानकारी के आधार पर भारतीय भूमि पर ही नहीं विश्व फलक पर मान्य इन सबसे प्राचीन सभ्यता को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करती है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे हुए थे। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान यह पाया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने एक सुनियोजित ढंग से मानव संस्कृति को उसकी बसावट के अनुसार सौंदर्य बोधित किया है। उसका सौंदर्य बोध राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं। लेखक के विचार से आधुनिक व्यवस्था के आ जाने से हमारी पुरानी संस्कृति की विशेषताएं विकास की भेंट चढ़ गई हैं। पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों व इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। खुदाई में प्राप्त मोहरे, इमारतें, खिलौने व बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बसाया गया था। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। करीब 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। वर्ष 1922 में
बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में यहाँ ईसा पूर्व के निशान पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही यह सभ्यता आकी गई है। यह शहर भारत का लैंडस्केप है, क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। आधुनिक योजनाओं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती है, वे सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं है। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां हैं। कामगार यानी काम करने वाले लोग। यह चित्र में बताया गया है बौद्ध स्तूप, जो मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। करीब 25 फुट यह ऊंचा है और 26 सदी के पहले यह ईंटों पर बना हुआ स्तूप है। तो बौद्ध स्तूप के आसपास जो खुदाई की गई, तो इसमें ईसा से पूर्व के हमें निशान मिले हैं और यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम इस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण की ओर पीछे घूमने पर यहाँ खंडहर दिखाई देते हैं, जहाँ टूटे फूटे घरों का जमघट है। शायद यह कामगारों की बस्तियाँ रही होगी, परंतु निम्न वर्ग की बस्तियाँ इतनी मजबूत नहीं बनी होगी जो 5000 सालों तक टिक सके। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियाँ पाई गई हैं, जो पूर्णतः तो नहीं, फिर भी अपनी उच्चता का प्रमाण आज भी दे रही है। यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड है, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया है। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है, जो 20 खंभों पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड उस सभ्यता में सामूहिक स्नान की किसी अनुष्ठान का अंग रहा होगा। यह 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर है, जिसका कोई भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड के आनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। इस कुंड में प्रयोग हुई पक्की ईंटें, चूने, चिरोड़ी के गारे तथा सफ़ेद डामर आज भी सिद्ध वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि इस नगर के लोग मूलतः खेतीहर और पशुपालक ही थे। लोहा प्रारंभ में नहीं था, परंतु पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में तथा तांबे की खानें राजस्थान में ही थी, जिनका खेतीबाड़ी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चने, कपास, खजूर, खरबूजा और अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता था। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए होता था।
पानी की निकासी के उचित प्रबंधन के कारण किसी भी रूप में यहाँ बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था, क्योंकि नालियाँ आदि उचित रूप में ढकी हुई थी। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती है और फिर नालियों के साथ जुड़ जाती है। वे नालियाँ अधिकतर बंद है। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था, जिनकी संख्या 700 के लगभग थी। मोहनजोदड़ो में स्थित इससे संबंधित अजायब घर छोटा ही है, जैसे वह किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, चाक पर बने विशाल मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना और पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताता है। यहाँ पर सोने के गहने भी थे, लेकिन वे चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो है, पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ कुछ सुइयाँ भी मिली है। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुएं, नर्तकी तथा दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है। यह चित्र में बताया है कि नृत्य की मुद्रा में लड़की खड़ी है, जो 2500 ईस्वी पूर्व की का चित्र है। इस तरह यहाँ जो भी चीज़ें मिली है उनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर अब दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसलिए अब खुदाई का काम बंद करना पड़ा है। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णित किया है, जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता उसकी जानी पहचानी सी हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता साधन संपन्न थी। यहाँ के लोग कला से जुड़े थे। पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, पशु पक्षियों की छवियाँ और सुनिर्मित मोहरे, खिलौने, केश विन्यास यानी हेयर स्टाइल, आभूषण, ये सारे सिंधु सभ्यता को तकनीकी रूप से अधिक होने का प्रमाण देते हैं। यहाँ के लोग कला से प्रेम को दर्शाते हैं और इस तरह यह धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का नहीं, महलों, उपासना स्थलों आदि का निर्माण नहीं करती, बल्कि समाज पोषित संस्था का समर्थन करती है। यहाँ पर बनावटीपन यानी आडंबर बिल्कुल भी नहीं था। यह पूरे साधनों से भरपूर थी। व्यापारिक व्यवस्थाएं तो थी और आवश्यकता के अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तो इस तरह लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के अवशेष जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, परंतु वे इतिहास का परिचय देते हैं। इतनी ऊंची छत पर स्वयं चढ़कर इतिहास का अनुभव करना आनंददायक होता है। खुदाई में मिले बर्तन, सिक्के, नगरों के ढांचे, सड़कें, गलियां, इन सब का साक्ष्य माना जाता है। इस तरह हमारे जो अधूरे पायदान हैं, हमारे अधूरी जो चीज़ें हैं, इस संसार की सबसे पुरानी सभ्यता को दर्शाते हैं। यह लेसन हर एक पेज आपको रीडिंग करना है, तभी आप इस आंसर को लिख सकते हो। तो रीडिंग ज़रूर करना है। मैंने शॉर्ट में इस लेसन की समरी बताई है, लेकिन तुम सबको इसको रीड करना है। इसके बाद लेसन है डायरी के पन्ने, जो बहुत बड़ा है, उसको भी मैं सार के हिसाब से ही बताऊंगी, लेकिन तुमको पढ़ना है। बहुत अच्छा लेसन है। ठीक है, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।